Clear? So this is about offer acceptance, communication of offer acceptance and voidable. And then comes void and voidable agreements. Void agreement क्या होते हैं? Void agreement वो होते हैं which cannot be enforceable by law, जो enforce किए ही नहीं जा सकते. ऐसे कौन कौन से होते हैं? ये हमने याद रखना है. 24 से 30 तक चलेंगे. 24, 25, 26, section 27, 28, 29 और 30. So section 24 to 30 talks about all those agreements which are void. So if the consideration and object are unlawful, अगर किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? void. वो कैसे होगा अनलॉफुल? ए प्रॉमिस सुपरिटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो. इंडिगो कहते हैं नील को, जो कपड़ों को दिया जाता है नील, उसको. एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल. तो वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें इंडिगो के मैन्युफैक्चर को कह रहा है कुछ मैं इलीगल तुम्हारे से ट्रैफिकिंग कराऊंगा कुछ आर्टिकल्स की, ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा. तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ये क्या हो जाएगा? वॉइड. क्यों हो जाएगा वॉइड? बिकॉज हम इसमें ये डिफरेंस नहीं बता सकते कि कितना लीगल पार्ट करेगा कितना इलीगल, कितना वो एज ए सुपरिटेंडेंट की सैलरी ले रहा है और कितना इलीगल काम करने की. अगर लिखा होता कि ए प्रोमिसेस टू पे बी टू एक्ट एज अ सुपरिटेंडेंट, उसको 5,000 रुपए मिलेंगे और इलीगल काम के भी 5, तो 5,000 जो उससे स्वेयर हम स्वेयर कर सकते हैं, उससे हम काट के है ना देख सकते हैं कि वन इज फॉर एक्टिंग एज अ सुपरिटेंडेंट, तो 5,000 वुड बी कंसिडर्ड एज लीगल एंड 5,000 इलीगल. बट यहाँ पे टोटल 10,000 दिया, तो इट मीन द होल अमाउंट वुड बिकम इलीगल. ठीक है. एंड देन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हो तो वो क्या है? वॉइड. सेक्शन 2 क्लॉज डी कहता है एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वो क्या हो जाता है? वॉइड. लेकिन एक एक्सेप्शन है इसकी, सेक्शन 25. सेक्शन 25 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल विच सेज एनी एग्रीमेंट विच इज विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड. और वो कौन सी है? फर्स्ट इज इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड. कोई भी ऐसी चीज जो हमने रिटर्न में लिखी है, रिटर्न में लिख के एक दूसरे को दे दी है और उसकी रजिस्ट्रेशन करा दी कि मैं तुम्हें अपना घर फ्री में दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरे कुछ रिलेटिव लगते हो, ठीक है. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन. क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन. तो हम किसी को बिना पैसे लिए, बिना कंसिडरेशन लिए दे सकते हैं चीज को, लेकिन वो राइटिंग में होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं किसी भी इस तरह के एग्रीमेंट की जिसमें कंसिडरेशन है और वो कंसिडरेशन दिस कंसिडरेशन इज considered as a this consideration is considered as a without consideration कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो वो 25 में डिफाइंड है. एक्सेप्शन है और वो सिर्फ 3 ही एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा. तो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिटर्न में साइन किए हों और ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसी ने किसी को बिल्कुल फ्री में, राइट, कुछ दिया हो तो वो कंसीडर किया जाएगा. देन सेकंड इज अगर किसी ने पहले ही कोई काम कर दिया, पास्ट कंसिडरेशन इज अ गुड कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज यू नो इट. ठीक है. अगर पहले ही किसी ने कुछ अच्छा काम, पहले ही किसी ने कुछ किया हुआ किसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल ए का पर्स खो जाता है और बी उस पर्स को ढूंढ के लेके आता है, राइट. और उसमें उस पर्स में उसका आधार कार्ड है, उसने वहां से एड्रेस देखा और उसे पहुंचा देता उसके पास. एंड देन बी सेज कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरा पर्स लौटा दिया, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन आज नहीं, आज मेरे पास है ही नहीं. तो ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया. अगर फ्यूचर में वो उसे कुछ उसके बदले में, उस 100 रुपए के बदले में कुछ देना चाहता है तो वो वैलिड कंसिडरेशन है. देन अगर टाइम बाद डेट हो जाए, अगर कोई ऐसा डेट है लिमिटेशन लॉ एक्ट के अंडर 3 साल से ऊपर हो गए और किसी ने उसको केस भी नहीं किया, तो वो बार्ड हो जाता है, वो कोर्ट में नहीं लग सकता. लेकिन अगर फिर उसके बाद भी जिस पार्टी ने पैसे देने हैं उसने एक्नॉलेज कर दिया, उसने लिख के दे दिया, बोल के एक्नॉलेज कर दिया कि चाहे ये डेट बार्ड हो गया बाय लॉ, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, तो फिर से लिमिटेशन पीरियड वो स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी न्यू कंसिडरेशन के. तो एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी.
बट देयर इज वन एक्सेप्शन दैट इज अंडर 25। तो जब भी आप 2 क्लॉज डी पढ़ें तो उसके साथ आप 25 जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1, इसमें कोई भी गिफ्ट हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें कोई गिफ्ट हो सकता है ना जो हम विदाउट कंसिडरेशन देते हैं। और इसमें सेकंड थिंग, जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अब दादाजी के कान पे वो बंदूक रख के उसका पोता बोले कि यहाँ पे साइन करो कि तुम घर मुझे दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन तभी इसी के अंडर आएगी 25 के अंदर, अगर कंसेंट उसकी फ्री है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव 1000, दिस इज वॉइड। ये कौन सा है? बिना किसी कंसिडरेशन के कोई 1000 दे रहा तो ये वॉइड है। लेकिन अगर ए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस करता है अपने बेटे को कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, और वो उसे रिटर्न में लिख के रजिस्टर करा देता, तो ये क्या बन गया? ये कॉन्ट्रैक्ट। चाहे इसमें कंसिडरेशन बेटा कुछ नहीं दे रहा तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एनी बार। तो इंडिया में अगर 1000 रुपए की चीज कोई 10 रुपए की दे रहा है, लेकिन वो फ्री अपनी मर्जी से दे रहा है, फ्री विल से दे रहा है, तो इट इज अ गुड कंसिडरेशन। ओके। When we talk about A agrees to sell horse worth rupees 1000 for rupees 10, A denies that his consent to agreement was freely given, right? तो इट इज जब ए एग्री करता है कि मैं अपना घोड़ा आपको 1000 का 10 रुपए में दे दूंगा, है, ए डिनाइज दैट दिस हिज कंसेंट इज टू एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, तो ये इनएडुकेसी हो जाती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें अगर जिसमें किसी ने अपनी फ्री विल से लिया है, 1000 की चीज को 10 रुपए में दिया, तो उसमें ये इनएडुकेसी बार नहीं है, ठीक है। इनएडुकेसी कब बार है? जब कंसेंट फ्री नहीं है, आपने किसी को धोखे से, धक्के से, फ्रॉड से, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस से लिया तो फिर ये है, अदरवाइज नहीं है। एम आई क्लियर? आई होप आई एम क्लियर व्हेन आई से दैट there is an agreement without consideration is void, and at the same time I say that 25 is an exception to it. उसी टाइम पे मैं ये भी बोलती हूँ कि inadequacy of consideration कोई बार नहीं है, अगर inadequate amount है तो भी इंडिया में चलता है, ठीक है, but it should be freely given. Then the another concept is voidable contract. Voidable contract क्या होता है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जैसे कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई ऐसी बार लगा दे कि मीनू मैरिड आशीष व्हेन शी वाज 14 year old, आफ्टर टर्निंग 18 शी वांट टू लीव आशीष एंड गेट मैरिड टू समवन एल्स, she can opt out this marriage contract as she was a minor when she entered into a contract. एक रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होता है, किसी पे रोक लगाना कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या एग्रीमेंट है? वॉइड, ठीक है। एनी एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन द मैरिज ऑफ एनीवन अनलेस इट इज दैट ऑफ अ माइनर, तो वो क्या है? वॉइड। हाँ, हम माइनर को बोल सकते हैं कि तुम शादी नहीं कर सकते जब तक तुम 18 years के नहीं हो जाते, लेकिन उसके अलावा कोई भी मैरिज किसी के साथ भी कर सकता है। कि कोई किसी के ऊपर रोक लगा दे, अगर कोई बोले कि ए तुम बी से शादी नहीं कर सकते लेकिन बाकी किसी से भी कर सकते हो, ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है का कॉन्ट्रैक्ट है और ये वॉइड है। ऐसे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर कोई किसी को कहता है कि तुम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, राइट, यू कैन नॉट डू वन पर्टिकुलर बिजनेस इन पर्टिकुलर लोकेलिटी, तो ये क्या है? वॉइड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर किसी ने अपनी गुडविल बेची है, गुडविल का मतलब कि अगर जैसे कि आपके यहाँ पे है कोई लवली स्वीट्स, ठीक है, वो बहुत सालों से चल रहा है, सबको पता है कि ये बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है, और हम इसलिए उसके पास जाते हैं क्योंकि उसकी मिठाई की एक रेपुटेशन है, बहुत अच्छी होती है। नाउ ही वांट टू सेल लवली स्वीट्स टू समबडी एल्स, वो साथ में गुडविल के पैसे लेता है कि तुम मेरा नाम भी यूज करो। तो अगर एक बार उसने गुडविल बेच दी तो देन दैट पर्सन, तो वो खुद लवली स्वीट दूसरी जगह पे अपना नाम लवली स्पीड से नहीं कर सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने गुडविल बेच दी तो उसके बाद हम उसे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा उस नाम को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसके पैसे ले लिए। अदरवाइज तब हमें उसे रोक लगा सकते हैं कि तुम अब लवली स्वीट के नाम से अब और कोई शॉप नहीं खोल सकते क्योंकि हमने खरीद ली है, तो अब हम इसको 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 ट्रेड करेंगे, राइट, इसका इसमें काम करेंगे, राइट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ
ट्रेड। इस तरीके से एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये भी एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड। सेक्शन 28 कहता है किसी को भी रोकना कि तुम कोर्ट में नहीं जाओगे, ये क्या है, वॉइड। लेकिन कभी कभी ऐसा एग्रीमेंट होता है कि हम कहते हैं कि हम पहले कोर्ट में नहीं जाएंगे, अगर हमारा केस होएगा हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, राइट। तो इसके ये कोई ये वर्ड नहीं बनता। अगर कोई बोले कि मैं सबसे कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम मीडिएशन से कर लेंगे अपना सॉल्व, है ना, हमने गारंटर रखा है, हम गारंटर से काम ले लेंगे, राइट। हम दोनों की अगर लड़ाई होगी तो सी से सुलझा लेंगे। तो अगर ऐसा कोई हमने समझौता कर लिया एंड दैट्स व्हाई समवन इज नॉट गोइंग टू द कोर्ट, देन इट इज नॉट अ वॉइड। लेकिन अगर किसी का राइट ही ले लिया कि तुम कोर्ट जा ही नहीं सकते और कहीं और भी नहीं जा सकते, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड। एग्रीमेंट तब भी वॉइड बनते हैं जब ये अनसर्टेन होते हैं, जैसे कि ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। यहाँ पे क्या अनसर्टेनिटी है कि ऑयल कौन सा है, 100 टन्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कौन सा ऑयल, अगर आपने अनसर्टेन है ना, ये कौन सा ऑयल बेचेगा वो, है ना। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ अ एक्सक्यूज मी मैम, स्पेसिफिक। हाँ जी, यस। मैम यस, एक्सेप्शंस निकाली आपने। एक्सेप्शन हाँ जी किसकी, मैम, सेक्शन किसकी, 28 की। ये किया तो है। अगर कोई भी हमने अपना केस जो रेफर किया आर्बिट्रेशन, कि हम अपना केस जो है आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर लेंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर दो का डिस्प्यूट है तो थर्ड पार्टी उसे मतलब दोनों अपना अपना एक पर्सन लेके आएंगे जो दोनों का समझौता करा देंगे। ये भी तो हो सकता है। तो ये हमारा हो गया एक एक्सेप्शन कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपना फैसला कहाँ से लेंगे, आर्बिट्रेशन से। जैसे आपकी पंचायत होती होगी, उसको हम आर्बिट्रेशन ही कहते हैं, वो कोर्ट में थोड़े जाते हैं, आपके वहीं पे समझौता हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, क्लियर। यस सेकंड मैम। एक्सेप्शन क्या है, अगर हमारे कोर्ट में अगर अगर हमने ये कहा कि दिस सेक्शन रेंडर टू, ये जो सेक्शन है ये किसी भी इलीगल और किसी भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में लिख के आर्बिट्रेशन में या उसको डील नहीं कर सकता, राइट। मींस कि अगर इलीगल मैटर है, हम उसे नहीं कह सकते कि हम दोनों समझौता कर लेंगे, क्योंकि इलीगल मैटर जो होता है, जो क्रिमिनल होता है केस, वो हमेशा कहाँ जाता है, वो अगर कभी आपने अगर कभी क्रिमिनल केस देखा हो, वो कभी भी ए वर्सेस बी नहीं होता, वो होता है ए वर्सेस स्टेट। आपने देखा होगा ए वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ए वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर कोई चोरी करता है तो उसका नाम वर्सेस स्टेट आता है, ना कि जिसके घर में चोरी की होती है ए वर्सेस बी। तो इसलिए अगर कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो उन दोनों का प्रेरोगेटिव ही नहीं है, वो क्रिमिनल केस बन जाता है एंड दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड इन द अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ये नहीं है कि दो लोगों का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने उसमें लिखा कि हम कोर्ट ही नहीं जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीधा कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड होते हैं टू बी एंटर्ड इनटू, उनको आप एंटर ही नहीं कर सकते और वो क्रिमिनल बन जाता है। द मोमेंट कोई भी सिचुएशन क्रिमिनल बनती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आती ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लॉ होता है, सिविल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट किससे डील करता है, सिविल लॉ। सिविल लॉ मीन्स जिसमें मैटर जो है रिलेटेड टू किसी के राइट्स होते हैं या कॉम्पेंसेशन होता है, जिसमें जेल नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी हम किसी पार्टी को जेल नहीं देते, लेकिन जो इलीगल और क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें एक पार्टी को जेल होती है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल। एंड देन देयर इज अ गारंटी एग्रीमेंट और बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इस सेक्शन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ पे कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, राइटिंग में है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डील करता है, जहाँ पे गारंटी वगैरह इन्वॉल्व है, उसमें भी ये सेक्शन इन्वॉल्व नहीं करता। कौन सा सेक्शन, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, क्योंकि उनका डिफरेंट मेथड होता है कि किस तरीके से केस चलेगा, राइट। दो पार्टीज ये तो डिसाइड कर सकती कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से करेंगे, लेकिन दो पार्टी ये डिसाइड नहीं कर सकती इलीगल मैटर में कि हम कोर्ट ही नहीं जाएंगे। वो एप्लीकेबल, अगर कर भी लेंगे वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। देन एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ओके, अनसर्टेनिटी का मतलब है अनसर्टेन, आपको क्लियर ही नहीं है कि कितनी अमाउंट, कितना ऑयल देना, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है 100 टन्स ऑफ ऑयल। 100 टन्स ऑफ ऑयल का मतलब क्या होता है, कोई सा भी ऑयल। एंड देन ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। उसमें उसने लिखा कि स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ऐसा ऑयल चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं पता कि कहाँ पे डिलीवरी करनी है, कितने रुपीस की करनी है, किसको करनी है, कब करनी है। तो हम उसे क्या बोलेंगे,
कि देयर इज अ अनसर्टेनिटी। देन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी के पास कुछ नहीं है हारने को। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स रेसिंग को एक एक्सेप्शन है, उसको अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसमें सिर्फ एक पार्टी लक से जीत जाती है और उसको कुछ नहीं करना, उसको हम कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि हॉर्स रेसिंग की थी, क्योंकि ये 1870 ये बहुत पुराना एक्ट है। तो इसलिए इस एक्ट में उस टाइम अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम दे यूज्ड टू डू दिस हॉर्स रेसिंग, तो उन्होंने हॉर्स रेसिंग को बोला कि अगर इसकी वैल्यू 500 या उससे उससे ज्यादा है, ठीक है, अगर वैसे तो हॉर्स रेसिंग वो कहते हैं कि वेजरिंग है, लेकिन वो कहते हैं कि दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम टू रेंडर, ये तब अनलॉफुल नहीं होगा अगर हॉर्स रेसिंग में किसी ने 500 या उससे ज्यादा पैसे जीत लिए, तो ये अनलॉफुल नहीं होगा। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये उस टाइम पे बना था और ये आज तक प्रोविजन चली आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी हॉर्स रेसिंग करता है तो वो वेजरिंग है, वॉइड है, लेकिन अगर हॉर्स रेसिंग में वो 500 से ऊपर पैसे जीत जाता है तो वो वैलिड है। तो दिस इज हाउ इट इज। लेकिन कोई भी वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 में जो लिखा हुआ है, जिसमें कोई भी पार्टी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जिसमें वो गेम खेल रहे हैं और उसमें जीत जाएंगे, जैसे जुआ खेल रहे हैं, उसमें एक पार्टी जीतेगी एक हारेगी, ठीक है, तो ये वाले केसेस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आते, क्योंकि किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, किसी ने कुछ डिलीवर नहीं किया है, एक वो सिर्फ चांस के बेसिस पे जीत या हार गए हैं, तो इसे हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं और ये वॉइड होते हैं। राइट, क्लियर? देन कम्स कंसिडरेशन। यस मैम। वेरी गुड। देन कम्स कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन एक तरह से समथिंग फॉर समथिंग होता है। क्या कहते हैं हम इसे? समथिंग फॉर समथिंग। एक पार्टी कुछ देती है और दूसरी उससे कुछ लेती है, तभी वो कंसिडरेशन होती है। कितनी तरह की कंसिडरेशन होती है? कंसिडरेशन होता है एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटिव और पास्ट, तीन तरह की। एग्जीक्यूटरी को हम क्या कहते हैं? जैसे कि ये इस तरह का प्रॉमिस होता है जो कि फ्यूचर में होगा। जैसे ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा फ्यूचर में, मैं तुम्हें मैं तुम्हें 5 किलो शुगर, 5 किलो तुम्हें मैं पोटैटो सेल करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? एग्जीक्यूटरी, फ्यूचर में। मैं, मेरे खेत में अभी लगेंगे, जब लग जाएंगे पोटैटोस तो मैं तुम्हें बेचूंगा, ठीक है, एग्जीक्यूटरी। एक एग्जीक्यूटेड होते हैं जिसमें होता है इट इज एन एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस मेड और सफर्ड फॉर अ प्रॉमिस, कि आप मुझे अभी पैसे दोगे तो मैं आपको अभी चीज दे दूंगा। जैसे आप उसी टाइम पे जाते हैं कैंटीन से कुछ अपना पेन लेने जाते हैं, आप 10 रुपए देते हैं और एक पेन ले लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? एग्जीक्यूटिव और प्रेजेंट कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन पास्ट होती है जिसमें, जैसे मैंने बोला, आपका पर्स कहीं गिर गया और उसमें आधार कार्ड था, दूसरे ने उसे उठाया और उसमें देखा और आपको रिटर्न कर दिया, आपका पर्स आपके घर में लाके दे दिया, तो आपने तब प्रॉमिस कर लिया, तो इस तरह की कंसिडरेशन भी वैलिड मानी जाती है। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। इसके रूल्स हैं कि कंसिडरेशन तभी देनी है जब प्रॉमिसर उसे डिजायर करे। एनी क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन तो पूछे। मैम हाँ जो जी, केस है शिनाया वर्सेस रमया, हाँ जी, मैम एक बार ये वो तो करवा दो। ओके ओके। चिनेया वर्सेस रमिया का केस, इसमें एक लेडी होती है, वो एक गिफ्ट डीड बनाती है कि मैं अपनी डॉटर को हर महीने कि मैं तुम्हें, वो एक डीड बनाती, गिफ्ट डीड समझते हैं आपकी, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रही हूँ। वो लेडी ये कहती है डीड में कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे रही हूँ, अपनी डॉटर को कहती है कि तुम्हें प्रॉपर्टी दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें हर महीने क्या करना होगा? अपने भाई को कुछ एनुटी, एनुटी मीन्स कुछ पैसे, जैसे मैं तुम्हें घर दे रही हूँ फ्री में, तुम इसमें रहो, ये तुम्हारा हो गया, लेकिन हर महीने तुम भाई को 100 रुपए दे देना। जैसे उसने कुछ एनुटी फिक्स कर दी कि इतने पैसे तुमने हर महीने देने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? उस डॉटर वो घर ले लिया, अब वो रहने लगी, कुछ देर तक उसने भाई को पैसे दिए, फिर उसने बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर उस दिन भाई जो है वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में,
ठीक है। तो फिर उसने बोला कि तुमने मुझे कुछ दिया तो है नहीं, व्हाई शुड आई गिव यू समथिंग इन रिटर्न, कि मैं तुम्हें क्यों दूं एन्युटी, जब तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे तो गिफ्ट डीड लेडी ने दी थी। तो वो कहता है कि जो गिफ्ट डीड थी वो मेरे फेवर के लिए दी थी, उसने तो रिटर्न में कुछ नहीं लिया, लेकिन उसने जो रिटर्न में लेना था वो उसने अपने किसको दिया, भाई को दिया। देन यू आर बाउंड टू गिव दिस टू द डोनर्स ब्रदर। ठीक है, जिसने तुम्हें डोनेट की ये प्रॉपर्टी तुम्हें उसके भाई को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले में, इस घर को लेने के बदले में कंसिडरेशन क्या है तुम्हारे पास, तुमने कंसिडरेशन उस लेडी को कुछ नहीं दी और तुम्हें एन्युटी देनी पड़ेगी। और ये केस भाई कर सकता है क्योंकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर वो पार्टी टू कंसिडरेशन है। वो क्या है, वो क्या है, पार्टी टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन गई कहां से, लेडी से, किसको, डॉटर को, लेकिन डॉटर ने किसको देना है वो रिटर्न में, लेडी को नहीं देना, उसके भाई को देना है। एम आई क्लियर? ठीक है। यस। आप ये देख के चलो कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वो पर्सन पार्टी नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे इस केस में कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन थे, लेडी और वो डॉटर, लेकिन कंसिडरेशन जो है वो मूव होगी फ्रॉम डॉटर टू हुम, टू द ब्रदर ऑफ दैट लेडी। ठीक है, नॉट टू द लेडी। अब लेडी को कुछ दिया नहीं उसने, किसको देना है कंसिडरेशन, ब्रदर को। तो ब्रदर इज अ पार्टी टू कंसिडरेशन, brother is a party to consideration and brother is not a party to contract। तो ये भी चलेगा इसमें, ठीक है। देन कंसिडरेशन के लीगल रूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए। अगर प्रोमिसर ने कहा है कि तुम मुझे 100 रुपए दो तो मैं तुझे नोटबुक दूंगा, तो ही ये कंसिडरेशन मानी जाएगी। आप अपनी मर्जी से एक वॉलेंटरी एक्ट कर देते हैं, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। राइट, इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। कैसे, कंसिडरेशन एक पर्सन दे सकता है या उसके बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है, एनी अदर पर्सन। जैसे चिनेया वर्सेस रमैया में लेडी के बिहाफ पे जो कंसिडरेशन है वो मूव हो रही है टू द ब्रदर। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ समथिंग वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। कैसी वैल्यू, विच हैज सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए, लॉ में। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं बोलूं या आप बोलें कि तुम्हारी स्माइल तो $1,000,000 की है, और आप हंस देते हो, ठीक है, और इट मीन्स मैं आपको $1,000,000 दूंगी, नहीं दूंगी, क्योंकि इसकी वैल्यू लॉ के अंडर नहीं है, मेरे लिए हो सकती है। ठीक है, हर पेरेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उसके बच्चे की स्माइल में, उनको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ये नहीं कह सकते तुम 100 रुपए का हंस के दिखाओ। तो इट मस्ट हैव समथिंग वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, कुछ ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए जिसकी लॉ की नजरों में कोई वैल्यू हो। एंड इट मस्ट बी एन एक्ट, एब्सटीनेंस और फॉरबिडेंस। एक्ट क्या होता है, कुछ करना, अगर आप ये करोगे मेरे कहने पे तो मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा। एब्सटीनेंस, रोकना, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। फॉरबियरेंस, आप ये नहीं कर सकते हो, फॉरबियर कर दिया। राइट, इन इन तीनों में से कोई चीज होनी चाहिए, और अगर आप वो करते हो तो कंसिडरेशन मानी जाएगी। एंड कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, और फ्यूचर भी हो सकती है। एंड इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, और ये कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स अगर तुम बी के घर को आग लगा दो तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ऐसी कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, एडुकेट की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना 1 लाख का घर 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ, ये वैलिड कंसिडरेशन है अगर उसकी कंसेंट फ्री विल से दी गई है। इट मींस इसमें कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व नहीं है। इट मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भुलावा सा, एक दिखावा सा, एक भुलेखा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, रियल होनी चाहिए। राइट, इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें ड्रग्स बेचूंगा 100 रुपए में, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये बैंड है, ये चीजें बेची नहीं जाती। प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, अगर पार्टीज में पहले से ही कोई ऑब्लिगेशन अराइज जिसमें उसको दूसरे को पैसे देने ही हैं, तो इसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेक्शन 25। सो 2D कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज डी, एनीथिंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। लेकिन अगर 25 के अंडर वो कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो कंसिडरेशन की जरूरत उसमें नहीं है। वो कौन कौन से हैं, विच हैज बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन।
फादर ने सन को दिया, आंट ने अपनी नीस को दिया, नेफ्यू को दिया, कोई भी रिश्ते में किसी ने अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को कुछ दिया फ्री में, तो उसे हम मानेंगे, और वो रजिस्टर भी कराया और उसे राइटिंग में भी किया, तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इट इज, इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने वॉलंटरी सर्विसेज की, उसके लिए तुम उसे कॉम्पेंसेट कर रहे हो, इसके लिए भी जरूरत नहीं है। अगर वो कोई टाइम बार्ड डेट है, जो 3 साल हो चुके हैं, पुराना डेट है, जिसको जो कोर्ट में केस नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी एक्नॉलेज किया गया, तो भी इस प्रॉमिस को हम मानेंगे कि इट हैज बीन डिक्लेयर टू बी, ये क्या है, ये प्रॉमिस हम मानेंगे, ये दोबारा से एक्नॉलेज हो गया, तो इसके लिए फिर से लिमिटेशन पीरियड 3 साल की हो जाएगी, और इसमें दोबारा कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। कहाँ-कहाँ पे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी? गिफ्ट एक्चुअली मेड क्रिएशन ऑफ एजेंसी चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, राइट? जहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो अलग चीज होती है, वो ट्रस्ट होती है। एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, ये अलग चीज होती है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। जहाँ पे गिफ्ट एक्चुअली मेड, जहाँ पे गिफ्ट दे दिया, वहां पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वहां है जहां आप गिफ्ट दे रहे हैं, राइटिंग में कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, और नेचुरल अफेक्शन आपका इन्वॉल्व है। आप किसी फ्रेंड के बर्थडे पे उसको कुछ गिफ्ट देते हैं, उस पे ये नहीं एप्लीकेबल होगा, ये वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व है। अभी आ रही है आवाज? सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। आपने लास्ट ये तो सुना है ना, जब मैं लास्ट डिस्कस कर रही थी, ये वाली, राम टोल्ड श्याम दैट ही विल सेल हिज ऑफिस इफ यू नो इफ ही किल द यूनियन मिनिस्टर, है ना?